स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के लिए हम देखना ये होता है कि यार हमने पूरा साल बिजनेस में कितना कैश रिसीव किया, कितना कैश हमने आउटफ्लो किया, शुरू में कितना था और एट द एंड कितना बच गया। कैश फ्लो जी स्टेटमेंट सर। से कैश के बारे में तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो देती है। ठीक है, अपने अपने माइक म्यूट कर दो, जब बात करनी हो तो फिर उसको अनम्यूट किया करो। जी सर। तो सबसे पहले मैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाने के लिए इजी तरीका ये होता है कि हम बिजनेस को डिफरेंट कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो एक कैटेगरी जो है बिजनेस की वो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी आप बिजनेस को 3 एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, and third one is financing activities. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। तो इन तीनों के बारे में हम देखते हैं कि यार किस किस में कितना कैश होगा, कितना कैश आया, कितना कैश गया। इसका बाकायदा से IAS 7 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 जो है, ये आप इसका स्टैंडर्ड है तो इसको डील करता है। वो इसका हमें एक फॉर्मेट बताता है। फॉर्मेट क्या है? पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इस प्रॉफिट का आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा प्रॉफिट होता है। उसके लिए हम इस तरह करते हैं, जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर मारते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि आपका सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू है। सेल्स रेवेन्यू में से आप माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कौन सी कॉस्ट होती है? जो एक्चुअली प्रोडक्ट पे कॉस्ट आती है, उस प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस पे जो कॉस्ट आती है उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। तो ये जब माइनस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद इसमें से आप माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब आपके वो एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस में प्रोडक्ट के अलावा आ रहे होते हैं। कोई बिजली का बिल पे कर दिया, कोई रेंट पे कर दिया, कोई सैलरीज पे कर दी, कोई कमीशन पे कर दिया। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस इंटरेस्ट के अलावा, यानी इंटरेस्ट जो आप लॉन्ग टर्म लोन पे दे रहे हैं वो इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी जो आपके रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो जब आप करते हैं तो इसको हम कह देते हैं PBIT। PBIT स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये वाला प्रॉफिट है जिससे आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। क्योंकि याद रखिएगा प्रॉफिट और चीज है, कैश और चीज है। ठीक है, आपने इसकी इसकी वर्किंग के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ये असल में हम करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसमें भी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, यानी आप ऊपर में हेडिंग देता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट किया। उस ऑपरेशन से कैश जनरेशन की कैलकुलेशन हम अपने प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। ये है इनडायरेक्ट मेथड। एक इसका डायरेक्ट मेथड भी है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इनडायरेक्ट मेथड को भी मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जनरल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देख लें कि आता क्या क्या है। तो सबसे पहले एक आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कि ऑपरेशन से आपका जो कैश कितना जनरेट हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, दूसरी जो चीज इसमें आती है वो आती है इंटरेस्ट पेमेंट। ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट को उठा के वहां से हम कैलकुलेट करते हैं, या डायरेक्ट मेथड भी है इसको कैलकुलेट करने का। मैंने आपको बताया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन की वर्किंग, तो हम बाद में देखते हैं कि ये फिगर कैसे आती है।
उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम दूसरी जो चीज है वो है इंटरेस्ट पेमेंट। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा पेमेंट है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है ये नेगेटिव कैश भी है, यानी नेगेटिव तब होगा कि हमारा कैश आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो नेट आपका नेगेटिव में आ जाएगा। ये इंटरेस्ट पेमेंट तो है ही आउटफ्लो, जो कैश आउटफ्लो है उसको हम नेगेटिव की फॉर्म में शो करेंगे, जो इनफ्लो है उसको हम पॉजिटिव फॉर्म में शो करेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट आ गई आपकी। उसके बाद आपने यहाँ से माइनस करना है टैक्स पेमेंट, जो टैक्स पे आपने किया है वो, और थर्ड वन इज द डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड आप यहाँ भी कर सकते हैं या आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड दोनों में अलाउ करता है। ठीक है, ये जब हम माइनस करेंगे तो टोटल करके ये हमारा आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनसे हमारा जो कैश जनरेट हुआ है वो ये है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ये एक फिगर हमारी आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेटेड की बजाय यू कैन कॉल इट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और इसको भी हम डाल देते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो जो है वो ये है जो हमने कैलकुलेट किया है बाय दिस। कैसे? एक कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर ली, वो देखेंगे कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस की, उसमें से टैक्स माइनस किया, उसमें से डिविडेंड पे माइनस किया। तो याद रखिए कि ये जो इंटरेस्ट है या टैक्स है या डिविडेंड है ये एक्चुअल पेमेंट है जो आपने कैश पे किया है। ये आपको पता है क्रूज एंड प्री पेमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इसकी पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं यानी ये प्रीपेड एक्सपेंस है, बहुत बार ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हमने इंटरेस्ट जो है वो 3 साल का इंटरेस्ट इकट्ठा ही एडवांस में पे कर दिया, या हम बाद में पे करते हैं क्वार्टरली इन एडवांस और क्वार्टरली इन एरियर। तो दोनों सूरतों में एक्रूज और प्री पेमेंट्स के अकाउंट में आपको एक याद है, मैं जरा जस्ट आपकी याद दहानी के लिए बनाता हूँ कि लेट से ये आपका एक्सपेंस का अकाउंट है, एक्रूड है या प्रीपेड है, डजंट मैटर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा अगर एक्रूड एक्सपेंस है, ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है उसका ओपनिंग बैलेंस इधर है, एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी है उसका ओपनिंग बैलेंस इधर है। तो अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, अगर एक्रूड एक्सपेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा। ये जो क्लोजिंग बैलेंस की फिगर है ये हो या ये हो, ये आपकी जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि ये या एसेट होता है या लायबिलिटी होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये जो फिगर है ये आपकी जाती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये जो हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये फिगर है जो इसमें आएगी। और बैलेंसिंग फिगर उस वक्त हमने कैलकुलेट की थी वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाती थी, वो ये फिगर थी प्रॉफिट या लॉस के सूरत। ठीक है, अब अगर तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पूछ रहा है कि जी कितनी फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए डाटा दे देगा, ड्यूरिंग द ईयर कैश कितना पे किया वो दे देगा। और अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए वो फिगर मांग रहा है तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना हमने चार्ज किया वो दे देगा। उससे ले आपको फिर बैलेंसिंग फिगर, अब ये कैश आ जाएगा, ये वो फिगर है जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके चार्ज। सो अगर तो एक्रूज एंड प्री पेमेंट्स है तो आपको वही एक्रूज और प्री पेमेंट्स याद होंगे। एक्रूज और प्री पेमेंट से हमारी 3 किस्म की इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। एक जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है जो हम पहले बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते थे, एक उसका क्लोजिंग बैलेंस है जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है एसेट या लायबिलिटी की फॉर्म में, और तीसरी चीज उसका कैश है जो कि कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर है। अब चूंकि हम कैश पेड की जब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हम बता रहे हैं, उसके लिए बैलेंसिंग फिगर कैश आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर उसने दी होगी। तो ये एक्रूज एंड प्री पेमेंट से आपका इंटरेस्ट का, टैक्स का, डिविडेंड का कुछ भी है वो यहाँ से आपका कैलकुलेट हो सकता है। उसके बाद आपकी दूसरी एक्टिविटीज आ जाती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से बात यह है कि सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट।
लेट्स से हम ले लेते हैं सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। जो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स है, आपको पता है वो कैश इनफ्लो होता है, क्योंकि जब सेल की है तो कैश आया है। उसके बाद है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ये हमारा कैश आउटफ्लो है, ठीक है, क्योंकि ये हमने नॉन करंट एसेट्स परचेज किया है। या इसके अलावा एक होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हमने किसी को लोन दिया है, उस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव होने का मतलब कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, या किसी को लोन दिया है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो हमें डिविडेंड रिसीव होगा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई किसी को लोन दिया है तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही काउंट होती है, वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारी फिगर आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये याद रखिएगा कि इसमें ये जो इंटरेस्ट पर सेल और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, ये कहाँ से फिगर निकल सकती है? वही जो IAS 16 हम पढ़ चुके हैं, नॉन करंट एसेट, उसमें कॉस्ट का अकाउंट बनता है, बैलेंसिंग फिगर बाजू का, पहले तो हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना था, अब अगर वो क्लोजिंग बैलेंस दे देता है तो हमें सेल और परचेज निकल सकती है, ठीक है। यानी एडिशन डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो परचेज किए हैं, क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो हमने सेल किए हैं। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, बट ये वही नॉन करंट एसेट्स फिगर। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये आपकी इनकम्स हैं। तो अगर तो एक्रूज और प्री पेमेंट्स खाता है तो आपको एक्रूड एंड प्रीपेड इनकम के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ये इंफॉर्मेशन वहां से आपको रिसीव हो जाएगी। फाइनल करके नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। उसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम ले लेते हैं इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अगर आपने नए शेयर इशू किए हैं तो उससे कैश इनफ्लो है, कंपनी को कैश आएगा। या जिसको आप कहते हैं दूसरा आएगा राइट इशू। राइट इशू या न्यू इशू, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में हम नए शेयर इशू करते हैं, अलबत्ता न्यू इशू में हम नए शेयर जनरल पब्लिक को इशू करते हैं एट मार्केट वैल्यू। जाहिर है जनरल पब्लिक को देंगे तो कैश आएगा, कैश आएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद फिर राइट इशू में हम क्या करते हैं, नए शेयर इशू करते हैं टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बट एट लेस देन मार्केट वैल्यू। दोनों सूरतों में कैश तो आएगा ना, चाहे हम मार्केट वैल्यू पे बेच रहे हैं जनरल पब्लिक को तो मार्केट वैल्यू के इक्विवेलेंट कैश आ जाएगा, और अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लेस देन मार्केट वैल्यू पे शेयर बेच रहे हैं तो कैश तो फिर भी आएगा। उसको हम कहते हैं राइट इशू। तीसरा एक किस्म का होता है बोनस इशू, जिसमें यानी 3 किस्म के शेयर हम इशू कर सकते हैं, 3 तरीके इशू करने के, राइट इशू, न्यू इशू, राइट इशू और बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे देते हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है, मुफ्त में, तो उसमें कोई कैश नहीं आता, लिहाजा बोनस इशू इसमें नहीं आएगा, ओनली न्यू इशू एंड राइट इशू। और उसके बाद फिर आपका है लेट्स से रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन को रीपे कर रहे हैं तो वो कैश आउटफ्लो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई लोन रिसीव कर रहे हैं तो वो कैश इनफ्लो आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन रिसीव्ड, वो कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो फाइनेंसिंग में आपका यही है। इसके बाद आपका नेट आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जब ये सारे आपने कैश निकाल लिए, ये अभी तक ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं एडजस्ट किया, ठीक है। अभी तक तो जो है सिर्फ हम देख रहे हैं कि अच्छा हमारा पूरे साल में ऑपरेशनिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आया इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आया इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं
नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर। हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन तीनों को अगर तीनों नेगेटिव है तो जाहिर है तीनों ऐड हो जाएंगे नेगेटिव फिगर में। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपस में माइनस हो जाएंगे, जो आपको पता है वो रूल है प्लस माइनस का। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड, इसको कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं उसका ओपनिंग बैलेंस। कैश इक्विवेलेंट में आपके पास क्या, कैश तो है, कैश कैश इक्विवेलेंट में आपके पास आ जाता है कोई बैंक में पैसा रखवाया हुआ है तो वो भी आपका आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा इक्वल्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में। सिंपल है। अगर ओपनिंग बैलेंस आपका 10,000 माइनस था, ये 40,000 माइनस आ गया है तो ऐड ही होगा ना, टोटल 50,000 माइनस हो जाएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस आपका 10,000 पॉजिटिव था, इस साल का 40,000 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड होकर आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है ओपनिंग बैलेंस आप ऐड करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। दिस इज हाउ द फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्क्स। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। इसमें एक चीज जो हमें कैलकुलेशन में रह गई है वो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। बाकी हम सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि हम प्रीवियसली जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वहीं से इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन दी है, उसके मुताबिक हम ये कैलकुलेशन करेंगे। अब आते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन की तरफ। ठीक है, मैं ये इसको मिटाता हूँ। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक ले लें। ठीक है, उसके बाद अदरवाइज वीडियो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, इसको देख लेना। इसमें हम आते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कि जो ऑपरेशन से हमने कैश जनरेट किया वो कैसे कैलकुलेट होता है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहली चीज है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं सिर्फ उसको डिस्कस कर रहा हूं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके मैंने आपको जैसे बताया दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट चेक करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या है, सबसे पहले आप करते हैं कि जी कैश सेल, यानी डायरेक्ट मेथड में सीधा सीधा आपको जो कैश आता जाता है आप उसको डील करते हैं। कैश सेल एज अ पॉजिटिव कैश फ्लो आ जाएगा क्योंकि कैश सेल में कैश इनफ्लो होता है। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल्स, जिसको क्रेडिट कस्टमर कहता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल, वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये आपका टोटल पॉजिटिव कैश हो जाएगा। माइनस कर दो इसमें आप कैश परचेजेस और कैश पेड टू पेएबल्स और एनी अदर कैश एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो आपने कैश में पे किया वो लेके ये तीनों चीजें टोटल करो तो ये आपकी नेगेटिव आ जाएगी। ये आपका आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। वो जो पहली फिगर मैंने आपको बताई थी पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपका नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा एंड इट्स अ डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें आप किसी और चीज को नहीं लेते हो, प्राइमरी इंफॉर्मेशन ले लेते हो, कैश सेल कितनी हुई और कस्टमर से कैश रिसीव कितना हुआ, क्रेडिट कस्टमर से, क्योंकि कैश कस्टमर का नहीं है, कैश कस्टमर तो ये कैश सेल में आ गया। उसके बाद फिर कैश परचेज कितनी की है और क्रेडिट कस्टमर क्रेडिट सप्लायर्स को हमने पे कितना किया और कैश एक्सपेंसेस कितने हैं, ये तीनों चीजें ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, आपका नेट कैश आ जाएगा।
इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो बनती है वहां से फिगर उठाते हैं, और वो कौन सी फिगर है जो पहले मैंने डिस्कस की थी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने आपको बताया कौन सा वो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये है कि वो आपका इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट है, उसमें अभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं है। उसमें आप सबसे पहला काम ये करें कि ऐड कर दें डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते डेप्रिसिएशन माइनस हुई है, और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, वो आपने ऐड बैक कर देना है कि यार ऐसा एक्सपेंस जो कि नॉन कैश है वो आपने माइनस किया तो प्रॉफिट आया है, तो नॉन कैश चीजों की हम रिवर्सल डालेंगे ना तो हम कैश पे पहुंच जाएंगे। एक आपकी डेप्रिसिएशन ऐड होगी, उसके बाद अगर आपका लॉस है, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, वो जो डिस्पोजल पे लॉस निकलता है, तो आपको पता है लॉस भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में माइनस किया होगा या अदर इनकम या अदर लॉस में, तो वो भी है। या अगर प्रॉफिट है और लेस प्रॉफिट है तो उसको माइनस कर दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, उसको क्यों माइनस करना है, ये जब प्रॉफिट था तो हमने ऐड किया है इस नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट तक पहुंचने से तक, तो चूंकि वो भी नॉन कैश प्रॉफिट है, नॉन कैश चीजें है ना, क्यों, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट कैसे कैलकुलेट होता है, डिस्पोजल प्रोसीड माइनस नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेन दैट इज अ नॉन कैश आइटम, ठीक है। तो इसलिए ये भी एडजस्टमेंट हो जाएगी, आपने डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट है तो माइनस कर दो, अगर लॉस है तो ऐड कर दो, क्योंकि लॉस है तो पहले माइनस हुआ है, रिवर्सल के लिए ऐड करेंगे, प्रॉफिट है तो पहले ऐड हुआ है, रिवर्सल के लिए माइनस करेंगे। उसके बाद आपने इसमें करनी है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल याद रखिए कि क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इन्वेंट्री या करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, और करंट लायबिलिटीज में आपके पेएबल। तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में आपने सबसे पहले क्या करना है, आप देखो कि पिछले साल से इस साल इन्वेंट्री में डिक्रीज आया है या इंक्रीज आया है, इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री। नॉर्मली आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन से ये फिगर मिलेगी, 2 सालों की आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन होती है। आप देख लेते हो पिछले साल इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी, इस साल इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है। अगर तो उसमें इंक्रीज आया है इन्वेंट्री में, या लेट्स से उसमें डिक्रीज आया है, डिक्रीज का मतलब क्या, पिछले साल मेरे पास अगर इन्वेंट्री 1000 की थी, इस साल 700 की है, तो 300 की किधर गई, बिक गई है, तो बिक गई है तो वो पॉजिटिव है, कैश इनफ्लो है, इसका मतलब डिक्रीज इन इन्वेंट्री कैश इनफ्लो है। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज है तो उसको हम आउटफ्लो कंसीडर करेंगे। फिर बता देता हूं, अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो वो आउटफ्लो होगा, कैसे, कि डिक्रीज, आप ध्यान में रखो कि डिक्रीज का मतलब है हमारी इन्वेंट्री बिक गई, बिकी है तो कैश आया, दैट इज कंसीडर्ड एज इनफ्लो। तो इंक्रीज फिर आपका आउटफ्लो हो जाएगा। इसी तरीके से आपका इंक्रीज या डिक्रीज इन रिसीवेबल, दूसरा जो आपका करंट एसेट है वो है रिसीवेबल। तो रिसीवेबल्स में इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसी तरीके से अगर इंक्रीज है तो माइनस होगा, क्यों, डिक्रीज को आप देखो तो इंक्रीज का पता चलता है। डिक्रीज इन रिसीवेबल का मतलब कि पिछले साल हमारे रिसीवेबल 1 लाख के थे, अब 80,000 के रह गए, इसका मतलब हमें कैश वापस आया है, कैश इनफ्लो है, तो डिक्रीज इज अ पॉजिटिव फिगर। सो अगर डिक्रीज पॉजिटिव है तो इंक्रीज आपका नेगेटिव में आ जाएगा। इसी तरह आपका आ जाएगा थर्ड वन, इंक्रीज या डिक्रीज इन पेएबल्स। पेएबल का बढ़ना या पेएबल का कम होने का मतलब क्या है, कि हम उनको कैश दे रहे हैं, तो डिक्रीज इन पेएबल इज एन नेगेटिव फिगर, यानी पेएबल में जब डिक्रीज होता है तो वो आपका नेगेटिव फिगर होता है। ये तीनों आपके वर्किंग कैपिटल एडजस्ट हो जाते हैं। इनको जब आप टोटल करते हो तो ये जो फिगर आपकी निकलती है दैट इज कॉल्ड नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये वो कैश है जो आपने ऑपरेशन से जनरेट किया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये फिगर जो आपने कैलकुलेट की है
और ये जो डायरेक्ट मेथड से नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट किया है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, सेम फिगर है। मेथड आप कोई भी यूज कर लें, डायरेक्ट मेथड इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी मेथड। थोड़ा सा ये इनडायरेक्ट मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें वर्किंग है। क्वेश्चन में कौन सा यूज करना है डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन आपको कौन सी दी है। अगर उसने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दी है, जाहिर है आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करोगे, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है तो इनडायरेक्ट मेथड यूज करोगे। अगर कहीं आपको कैश सेल परचेज और ये वो कैश एक्सपेंसेस दिए हैं तो फिर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लोगे। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। पहले इसका फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट जो है उस पर नजर दौड़ाओ, फॉर्मेट माइंड में सेट करो, उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चंस पे चले जाओ। इसके क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस में शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व ना हो तो कॉन्टेक्ट मी, मैं इंशाल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम्स को